देश में अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को कौन वोटर देता है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद मुसलमान और यादव, क्योंकि मुसलमानों को यह लगता है कि उनके हित की रक्षा और सुरक्षा समाजवादी पार्टी के हाथों में सही तरीके से है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखने के बाद शायद आपको यह सोचने पर मजबूर हो जाना पड़े कि दरअसल समाजवादी पार्टी भी उसी लाइन में है, उसी लाइन और लेंथ पर काम कर रही है जिस लाइन लेंथ पर काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको मेरी इस बात पर यकीन भले ना हो, लेकिन अभी मैं जो वीडियो आपको दिखाऊंगा उससे आपको यकीन हो जाएगा। बताऊंगा कि कैसे समाजवादी पार्टी की भरी बैठक में मुसलमानों को गिरा गिरा करके मारा गया, मुसलमान मुस्लिम नेता को, मुस्लिम लीडर को। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐसा खुलासा किया गया, एक ऐसा सवाल किया गया जिसके बाद से तमाम सारे वो लोग जो धर्म के नाम पर आम मुसलमान को आतंकवादी बता रहे हैं बिना संकोच के, वो तस्वीर और उत्तर प्रदेश पुलिस के एक थानेदार का वीडियो। और ये वीडियो आने के बाद पता नहीं क्यों यह कहा जा रहा है कि शायद थानेदार साहब जल्दी ही उनकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जो मुसलमानों को लेकर के योगी सरकार के नैरेटिव के हिसाब से फिट नहीं बैठता। क्या वो बयान है वो भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, और साथ में कैसे रेड फोर्ट मामले में रूबिका लियाकत को आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने धो डाला है। तमाम सारी खबरें, तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी में नेता आप देख रहे होंगे, और ये दाढ़ी वाला मुस्लिम नेता आप देख लीजिए, गिरा करके उसको मारा गया घेर के। देख लीजिए, देख लीजिए ये वीडियो। दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बताया जा रहा है कि बीते दिनों सियाना में चल रही समाजवादी पार्टी की बैठक के बीच का है। अब आप ये सोच लीजिए कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की क्या स्थिति और परिस्थिति है, और यह कोई पहली बार नहीं है। समाजवादी पार्टी को लेकर के उसका स्टैंड आजम खान साहब को लेकर के क्या रहा, यह भी सबने देख लिया। आजम खान ने खुद कई बार दबे लफ्जों में यह बात कही, और जब आजम खान जेल से रिहा होकर के आए तो उसके बाद जब अखिलेश मिलने गए, उसके बाद जो बयान आजम खान का आया वो भी अपने आप में कई सवाल पैदा करता, और अब ये इस तरीके का वीडियो सामने आ गया। तो सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में 22-23% मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली समाजवादी पार्टी के भीतर मुसलमानों का सच यही है क्या यहां भी मुसलमान दरी बिछाने के लिए है? और ये बात मैं नहीं, तमाम सारे लोग लिख रहे हैं। विपिन आकाश हैं, इनका ट्विटर हैंडल देखिए, इन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया और इन्होंने ही दावा किया कि यह समाजवादी पार्टी की बीते दिनों हुई सियाना में बैठक का वीडियो है। इन्होंने लिखा कि बीते कुछ दिन पहले सियाना में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई जिसमें एक छोटे से विवाद पर मुस्लिम नेता को पीट दिया गया, लेकिन फिर भी हमारे मुस्लिम भाई समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को बसपा पार्टी से ज्यादा किसी में इतना मान सम्मान नहीं दिया होगा। यह बात दोस्तों इन्होंने कही। अब मुझे नहीं पता कि लिखने वाला, वीडियो शेयर करने वाला व्यक्ति किस पार्टी या किस दल का है, किस माइंडसेट का, किस आइडियोलॉजी का है, लेकिन जो तस्वीर, जो वीडियो में मैंने लाल टोपी पहने हुए एक व्यक्ति को देखा, जो मैंने इस वीडियो में एक दाढ़ी वाले मुस्लिम को देखा और होती हुई मारपीट देखा, वो आपने भी देखा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या आपका मानना है, वो हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के अलग अलग थ्योरी गढ़ी जा रही है। फरीदाबाद से लेकर के लखनऊ, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक इसके तार जुड़े हुए तमाम सारे चैनल्स बता रहे हैं। लेकिन क्या सच में यही मामला है? क्या वाकई में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है कि गोदी मीडिया के तमाम सारे चैनल एक सेट पैटर्न पर, सेट नैरेटिव के तहत अपने मिशन पर लग गए हैं? क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडे काटजू का एक बयान, एक ट्वीट
इस वक्त वायरल हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, आप भी एक बार देखिए। बताया गया कि बिना जांच पड़ताल किए हुए दिल्ली बम धमाकों के आरोपियों के नाम घोषित कर दिया गया, और यह तो जरूरी था कि वो मुसलमान हों, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं जिनके पास बम फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। यह एक रिवायत बन गई है अधिकांश भारतीय मीडिया की, टीआरपी और कई नेताओं की राजनीति मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान आदि के बिना चल नहीं सकती। इतने बड़े सेंसिटिव मैटर पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि उनके लिए उन्हें ट्रोल भी किया जाएगा। बहुत से लोग इसी डर से खामोश हैं कि बिला वजह क्यों गालियां खाएं। ऐसी सैकड़ों दास्तानें हैं जिसमें निर्दोष लोगों को शक के आधार पर आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया, मीडिया ने उन्हें आतंकवादी लिखा, और फिर वही लोग जिंदगी का बेशकीमती वक्त जेल में बर्बाद कर बरी हुए, और अभी भी वही हो रहा है। मीडिया के नफरती रिपोर्टर गिरफ्तार संदिग्धों के हलक में माइक ठूंस कर सवाल कर रहे हैं कि क्या कहना चाहोगे। वो बेबस क्या कहेंगे जब मुजरिम साबित होने से पहले ही उन्हें मुजरिम घोषित किया जा रहा है। बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं जाना दोस्तों, बहुत दूर नहीं जाना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने एक जम्मू कश्मीर के एक मुस्लिम परिवार को, मुस्लिम व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया था। खुलेआम ब्रेकिंग चलाई गई थी और उसके बाद जी न्यूज जैसे नफरती चैनल्स के खिलाफ कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। और ज्यादा पीछे ले चलूं, जो धर्म के नाम पर आतंकवाद को जोड़ते हैं, उसमें कुछ दिन पहले एक ज्योति मल्होत्रा नाम की महिला भी अरेस्ट हुई थी। ये तस्वीरें देखिए, उसी की तस्वीरें। पाकिस्तान और पता नहीं कहां कहां टहल के आई थी और आईएसआई के एजेंट्स से सीधा संपर्क में थी। ये तस्वीर उसी ज्योति मल्होत्रा की है, देख लीजिए। और उसी वाघा बॉर्डर पर, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर देखिए कैसे ब्लॉगिंग कर रही है। तमाम सारे ऐसे जासूस राजस्थान की सीमा पर पकड़े जाते हैं जिनका लगातार आप ये कह सकते हो कि वो हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं, सीधे हिंदू, तमाम सारे लोग हिंदू होते। और यही बात उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने कही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये थाना देवबंद के थानेदार बताए जा रहे हैं, नरेंद्र कुमार शर्मा इनका नाम है। ये जो कुछ भी उत्तर प्रदेश पुलिस के ये थानेदार साहब कह रहे हैं, ये आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वायरल बयान के बाद हो सकता है कि थानेदार साहब की छुट्टी हो जाए। देखिए जरा। मैंने यार, अगर मैं चला गया तो कुराफाती तत्व साला कुराफात कर देगा। भाई जब से मैं आया हूँ तो मुझे पता है कुराफात कौन कर सकता है, कौन सा गांव कर सकता है। आज की डेट में ये देखो, 3 महीने से किसी भी गांव के सदस्य ने आके कुराफात करी कस्बे में भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ईश्वर की अगर वो होगी, मैं अगर गलत करूंगा, सद्भाव से काम करता हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के काम करता हूँ। ये कुर्सी मेरी माँ है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं अपने जाल में खुद ही फंस जाऊंगा। सर 2 घंटे मिल के गिराएंगे यार। आदि होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है। वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता। वो हर एक धर्म में हो सकता है, लेकिन वो धर्म का आदमी नहीं। अब्बास मोहम्मद सैफी इसी वीडियो को जारी करते हुए लिखते हैं कि गलत आदमी का कोई धर्म नहीं होता, गलत आदमी हर धर्म में हो सकता है। नक्सली हिंदू धर्म में होते हैं, बहुत आतंकवादी नेवी में हिंदू पकड़े गए। यह सोच गलत है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, वो हर धर्म में हो सकता है। जो आतंकवादी है वो धर्म का आदमी ही नहीं है। 34 साल से नौकरी में कभी हिंदू मुसलमान में पक्षपात नहीं किया। ना हम हिंदू है और ना ही मुसलमान है, ना पंडित न त्यागी, हमारी जाति सिर्फ पुलिस है। यह बयान उन्होंने दिया, उसी को कोट किया गया दोस्तों। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ। कार के मालिक का जो नाम बताया गया और उसमें एक हिंदू व्यक्ति का नाम आया। ये एनडीटीवी की ब्रेकिंग देखिए। दिल्ली ब्लास्ट आत्मघाती हमला नहीं, सरकारी सूत्र। शुरुआत में इसे फिदायीन हमला गोदी मीडिया बता रहा था, लेकिन अब अचानक से यह पूरा का पूरा नैरेटिव बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर इलाहाबादी इसी को लेकर के लिखते हैं कि जैसे ही सलमान के बाद देवेंद्र सिंह का नाम आया, सूत्र बोलने लगे कि आत्मघाती हमला नहीं। यह अच्छी बात है, लेकिन 2 दिनों से जो गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है उसका क्या होगा, यह भी कहा जा रहा है।
एक दावा और आया, लल्लन टॉप के रिपोर्टर से स्थानीय और चश्मदीदों ने बात करते हुए जो मृतकों की संख्या बताई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि हमारे और आपके पास जो ऑफिशियल आंकड़ा है अभी तक का वो 13 का है, लेकिन जो व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी अभी इस वीडियो में बताने वाला है वो आप भी देखिएगा, चौंक जाएंगे। देखिए जरा। आप एक बात बताइए, आपने सब कुछ अपनी आंखों के सामने से देखा हमारी है? ब्लास्ट हमने से ब्लास्ट देखा कि ब्लास्ट हुआ एकदम ही, और 10 मिनट के लिए सब कुछ ब्लैक। आपके हिसाब से अंदाजा कितने लोग घायल होंगे या मरे ये होंगे? नहीं बताऊंगा। देखो मैं मीडिया के आगे मैं इतना नहीं बोलूंगा, ये मीडिया भी जानती है और प्रशासन भी जानता है। नहीं, आप थोड़े से और अंधेरे में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टोपी भी उतार दो। मेरे की बात नहीं है भैया, कोई मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। नहीं चोरी की बात भैया, कोई चोरी नहीं कर रहा। भैया एक सेकंड भैया, बात हो आप रही इस है। ढंग से अपनी बात को बोल सकते हैं। भैया बात तो यहाँ पे हो रही है ना कि हमने लोगों से पूछा कि इतने लोग घायल, इतने लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मैं आपको बताऊं 50 से अबब है, 50 से अबब है, बिल्कुल सही। उसमें रेडी पटरी भी है, सब कुछ है। गरीब आदमी का तो पता ही नहीं। रिक्शे वाले, रोड क्रॉस करने वाले, किसी का कुछ पता नहीं है कौन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशासन ने क्या करा, 50-60 कट्टे उठाए हैं, सबको बटोरा कि डीएनए चेक करेंगे। डीएनए आप कैसे चेक कर लोगे? आपको थोड़ी ना पता है कि 5 बंदे के एक टुकड़े हुए हैं, अब 5 का आप एक ही बार डीएनए करे जा रहे हो, क्या फायदा? ये सच्चाई है। ये जो हुआ है ना लाइफ टाइम में पहली बार देखी भी गई है। हमने सुना जब ब्लास्ट हुआ आप लोगों के सामने, मेरा आखिरी सवाल होगा ये शायद, और जब ये तो एक ने वीडियो दिखाई, बंदे का आधा धड़ कटा हुआ है, उसमें आधा धड़ कटा हुआ दिखाया वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, ब्लास्ट ऐसा था कि सिर्फ आंखें बंद और दिल सहम रहा था कि ये हुआ क्या। अब सवाल यह उठता है कि कम से कम 50 लाशों के ढेर की बात करने वाला चश्मदीद सच बोल रहा है, यह सरकार झूठ बोल रही है। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मिश्रा शर्मा लिखते हैं, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में चौंकाने वाला खुलासा, चश्मदीद का दावा, कम से कम 50 लाशें। कोरोना हो, महाकुंभ भगदड़ हो या फिर लाल किला ब्लास्ट, हर बार वही झूठ, हर बार वही सफाई और शर्मनाक सन्नाटा। अब इसी को लेकर के गोदी मीडिया के एंकर सुपारी किलर बन चुके हैं, अपनी थ्योरी के, सरकारी नैरेटिव के और सिस्टम के। विपक्ष के नेताओं में अपने सवाल ठूस ठूस करके कह रहे हैं कि आप भी वही करना चाह रहे हैं क्या जो नैरेटिव चल रहा है कि चुनाव है तो ब्लास्ट तो होना ही था। रूबिका लियाकत ने यह गंदगी वाला सवाल पूछा और उसी तरीके से, मजबूत तरीके से कंचना यादव ने रूबिका लियाकत जैसे गोदी पत्रकार को जवाब भी दे दिया। सुन लीजिए आप। जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैंने बहुत सी ऐसी आवाजें सुनी जिसमें कहा देखिए चुनाव है, ये तो होना ही था। मतलब सीधा सीधा कटघरे में सरकार को खड़ा करने की कोशिश। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? आपने हमारी आवाज सुनी थी क्या, या आपने तेजस्वी जी की आवाज सुनी थी क्या, जहां पर वो बोले थे कि चुनाव है, ये सब होना है? तेजस्वी जी का तुरंत ट्वीट आया था, तुरंत उन्होंने बोला था कि जो मृतक हैं, जो शहीद हो गए, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। देश के साथ हम तब भी खड़े थे, पुलवामा हो चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हम खड़े थे और हम खड़े हैं और हम हमेशा खड़े रहेंगे। भाई हम, चाहे मैं हूँ, चाहे रूबिका लियाकत जी हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, हर कोई इस देश का एक एक नागरिक जो है, जो इस देश के बारे में सोचता है, वो तो यही चाहेगा ना कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे। और इसीलिए तो जनता चुनती है एक सरकार, और उस सरकार का काम होता है सिर्फ उनका देखभाल नहीं करना, बल्कि सुरक्षा भी प्रोवाइड करना उस सरकार का काम होता है। अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम अपोजिशन से होने के नाते सरकार से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सुरक्षा चूक कैसे हुई। जब आप कहते हो कि 370 हटा दिए और आतंकवाद का खात्मा हो गया, तो अगर दिल्ली में, कैपिटल में ऐसी घटनाएं होंगी तो हम अपने प्रधानमंत्री से, हम अपने गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे कि गृह मंत्री जी, आप पटना में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली जाइए और देखिए कि वहां पर ब्लास्ट कैसे हुआ। अगर यह पूछना भी गुनाह है तो गुनाह ही सही। साफ साफ कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बीजेपी ये दावा कर रही थी कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज मीडिया उनसे यह सवाल क्यों नहीं करती कि पहलगाम में हमला कैसे हो गया, दिल्ली में बम धमाका कैसे हो गया? क्या बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ने और चंदा लेने के लिए, सुरक्षा देने के लिए नहीं? वाजिब सवाल उठाया, लेकिन रूबिका लियाकत जैसे चाटुकारों का कुछ नहीं हो सकता इस देश में। अब दोस्तों एक और सवाल, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जो सीधे तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा से जुड़ी हुई है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के मिलाने के नाम पर उसके साथ गलत काम किया गया, ब्लैकमेल किया गया। महेंद्र दुबे नाम के व्यक्ति ने इस तरीके का घिनौना काम किया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। जरा इस महिला को सुन लीजिए।
कि ये मुझे गुरुजी की यात्रा में मिला था। ये गुरुजी से कौन मिला था? गुरु मैं तो दुबे मिला था, गुरुजी से मिलवाने के लिए मुझे वहाँ पे मिला था। तो गुरुजी के मिला तो बातचीत होने लगी, संबंध बन गया। तो ये फिर बोला कि जो बागर सुदाम वाले जो गुरुजी हैं उनके माध्यम उनके मिलवाने के लिए मिला था ये। तो बातचीत होने लगी, भगवान के बारे में चर्चा की कि अच्छा व्यक्ति भाई बागर सुधाम से जुड़ा है, संतों से जुड़ा है। अपन ने बातचीत की, बातचीत करने के बाद फिर ये बोला कि हम तो आपको ऐसे पसंद करते हैं। अच्छा फिर ये बोला कि आज छतरपुर हम आपको अपना घर दिखवाते हैं। तो इसने यहाँ पे बुलाया अपने घर के बहाने कि चलो घर परिवार से मिलते। फिर ये वहाँ पे ले गया, फिर इसने मतलब गलत काम किया। किसने किया गलत? महेंद्र दुबे ने। ठीक है, इसके बाद चीजें मुझे पता नहीं था कि ये शादीशुदा है। फिर बाद में मुझे पता चला कि शादीशुदा है। तो मैंने कहा इससे मैं आपसे बात करना नहीं चाहती, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये बोला कि अगर आप बात नहीं करोगे तो हम आपकी कुछ चीजें हैं वो वायरल कर देंगे। हमें इसने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने लैपटॉप में दिखाया है। क्या दिखाया है? दिखाया इसने कि मतलब आप समझ सकते हो इतना तो ठीक है, इसने दिखाया। उसके बाद ये हमने कहा मैं बात नहीं करना। अब इसने कल मेरा मोबाइल छीन लिया, नहीं तो हम आपको सारे प्रूफ दे देते, आपको जो भी प्रूफ है सारे प्रूफ दे देते हम आपको कि इसने हमारे साथ क्या कितना फोन लगाता रहा, हमसे पैसे लेते रहा। उसके बाद हम इनकी FIR करने आए तो यहाँ पे नितिन भैया वगैरह ये सत्यम शर्मा जी लोग सब लोग आ गए, कहा कि अभी थोड़ा सा उनकी यात्रा निकल जाने दो, फिर इसके बाद आप करवा देना। इस बीच दोस्तों एग्जिट पोल जिस तरीके से गोदी मीडिया ने और तमाम सारी एग्जिट पोल एजेंसीज ने अपने अपने पोल्स किए हैं, उस पर साफ तौर पर तेजस्वी यादव और RJD ने अपनी किलेबंदी शुरू की है। और शुरुआत से ही कहा गया कि ये जो नैरेटिव एग्जिट पोल्स का आया है तमाम सर्वे कंपनीज का, ये धराशायी हो जाएगा 14 तारीख को नतीजों वाले दिन। स्ट्रांग रूम के बाहर RJD के लोग इतना जबरदस्त तरीके से पुख्ता हैं, तैनात हैं कि ADM तक को भी नहीं बख्श रहे हैं। ADM की भी जांच हो रही है, उसका भी तलाशी हो रही है। आप ये वीडियो देखिए जरा। अरे तो जाने दीजिए ना भाई। अब इसी वीडियो को शेयर करते हुए परमानंद आजमगढ़ी लिखते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया और फैसला लिया, EVM के स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर दोनों जगह टाइट रहना होगा। ADM हो या DM, किसी की भी गाड़ी स्ट्रांग रूम की ओर जाती है तो प्रत्याशियों की तरफ से जो नुमाइंदा रखे गए हैं, जिनके पास ID कार्ड है, वो बिना डरे बिना रुके गाड़ी की जांच कर सकते हैं। और साफ तौर पर कहा गया इस तरीके से डटे रहना चाहिए, ये बात कही है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव TV के साथ। नमस्कार।